बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम अग्रीमेंट मिस्टेक्स पढ़ रहे हैं आजकल, और वो तकरीबन अपने एंडिंग पे है। अब आप लोगों से पूछना ये था मैंने कि ये जो 17th पॉइंट हम कर रहे हैं इस वक्त रिलेटिव प्रोनाउन अग्रीमेंट का, इन 6 सेंटेंसेस पे नजर डालिए और देखिए कि इसके अंदर जो हु है सेंटेंस नंबर 1 में, सेंटेंस नंबर 2 में जो हुम है, सेंटेंस नंबर 3 में और 4 में ये जो विच हैं, सेंटेंस नंबर 5 में और 6 में ये जो हुज हैं। मुझे जरा ये बताइए कि क्या ये WH वर्ड्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? ठीक, ये WH वर्ड्स क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, एक गुजारिश और है कि ये जनरली WH वर्ड्स क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हु आर यू, जैसे कि whom do you want to see, जैसा कि which politician do you like, जैसा कि whose book is this। तो जनरली ये WH वर्ड्स क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में अगर आप इनका बिहेवियर देखें तो ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, बल्कि अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस नाउन के साथ एक रिलेशनशिप बांध रहे हैं। ये जो बॉय है, ये एक ताल्लुक ये जो हु है, ये एक ताल्लुक जोड़ रहा है बॉय के साथ। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। ये जो हुम है, ये ताल्लुक जोड़ रहा है थीफ के साथ। दिस इज द थीफ whom द जज punished। सेंटेंस नंबर 3 में जो विच है, वो एक रिलेशनशिप जोड़ रहा है कार के साथ। दिस इज द कार विच रन्स फास्ट। सेंटेंस नंबर 4 में जो विच है, वो रिलेशनशिप जोड़ रहा है हाउस के साथ। दिस इज द हाउस विच आई बिल्ट। ये वो घर है जो मैंने तामीर किया था। सेंटेंस नंबर 5 में जो हुज है, वो रिलेशनशिप जोड़ रहा है पोएट के साथ। दिस इज द पोएट हुज पोएम्स आर फेमस। ये वो शायर है जिसकी नज़में मशहूर हैं। और सेंटेंस नंबर 6 में ये जो हुज है, ये रिलेशनशिप बना रहा है शर्ट के साथ। दिस इज द शर्ट हुज कलर इज वाइट। ये वो शर्ट है जिसका रंग सफेद है। तो मैं अब यूं गुजारिश करूं कि अब इन सेंटेंसेस में ये जो हु, हुम, विच और हुज हैं,
ये क्योंकि एक ताल्लुक बांध रहे हैं अपने से पहले वाले नाउन के साथ, तो ये कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी कि नोट ये है कि सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। अब नोट देखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस which make their relationship with a noun। तो यहां पर हु और whom और which और whose ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउंस इसलिए कहला रहे हैं कि ये एक रिलेशनशिप बांध रहे हैं अपने से पहले वाले नाउन के साथ। अब नोट 2 देखिएगा। द नाउन with which a relative pronoun makes relation is called antecedent। is called antecedent। ये दो नोट जहन के अंदर रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड which makes its relationship with a noun। और नोट 2 देख लीजिएगा। The noun with which a relative pronoun makes relation is called antecedent। यानी कि हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है बॉय का, और बॉय जो है वो एंटीसीडेंट है हु का। whom जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है थीफ का, और थीफ जो है वो एंटीसीडेंट है whom का। which is the relative pronoun of car, and car is the antecedent of which। सेंटेंस नंबर 4 में which is the relative pronoun of house, and house is the antecedent of which। सेंटेंस नंबर 5 में whose is the relative pronoun of poet, and poet is the antecedent of whose। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 6 में भी है। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि
ये जो हु है और ये जो whom है, हु और whom, ये दोनों आते हैं ह्यूमंस के साथ। ये जो हु और whom है, ये दोनों आते हैं ह्यूमंस के साथ। मैं लिविंग या नॉन लिविंग नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं ह्यूमंस। उसके बाद ये जो विच है, ये आता है नॉन ह्यूमंस के साथ। और इसके बाद जो हुज है, ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मलकियत के लिए। और ये ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस दोनों के साथ इसका यूज हो सकता है। तो हु और हुज ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो जिनके एंटीसीडेंट्स ह्यूमन होते हैं, जो ह्यूमंस के साथ आते हैं। विच जो है वो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है कि जिनके एंटीसीडेंट्स जो हैं वो नॉन ह्यूमन होते हैं। और हुज ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सिर्फ पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ह्यूमंस हो या नॉन ह्यूमंस हो। अब एग्जामिनर जो है वो आपको मिस्टेक क्या देगा, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ करेगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में वो गड़बड़ करेगा। मिसाल के तौर पे वो आपको कहेगा कि दिस इज द बॉय विच वर्क्स हार्ड, वो गलत है। मिसाल के तौर पे वो आपको कहेगा दिस इज द थीफ विच द जज पनिश्ड, वो गलत है। मिसाल के तौर पे वो कहेगा दिस इज द कार हु रन्स फास्ट, वो गलत है। वो कहेगा दिस इज द हाउस हुम आई बिल्ट, वो गलत है। और सेंटेंस नंबर 5 और 6 को वो यूं देखेगा, वो यूं लिखेगा कि दिस इज द पोएट हुम पोएम्स या हु पोएम्स या हुम पोएम्स, वो गलत है। तो ये सिर्फ 6 सेंटेंसेस हैं। अग्रीमेंट में मैंने आप लोगों को इसलिए समझाया है कि आप लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट को आपस में अग्री करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हु है इसका एंटीसीडेंट ह्यूमन होता है और हुम का एंटीसीडेंट भी ह्यूमन होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो विच है इसका एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन होता है, और हुज तब आता है कि जब पोजेशन शो करनी हो। हु, हुम और विच ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होते ही नहीं है। अब अगली गुजारिश ये है आप लोगों से कि अगर हु और हुम दोनों ही ह्यूमंस के साथ आते हैं तो फिर हु में और हुम में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो हु है वो सब्जेक्ट है और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, डिफरेंस ये है कि हु सब्जेक्ट है और जो हुम है वो ऑब्जेक्ट है। अब अगर हु सब्जेक्ट है तो उसका एंटीसीडेंट भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हु जो है वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ आता है,
और whom जो है वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के साथ आता है। ये फॉर्मल तरीका है रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करने का। अब हु सब्जेक्ट कैसे है, आप इसे किसी और फिक्रे में देख लो बेशक, जहां ये रिलेटिव प्रोनाउन ना हो, हु सब्जेक्ट ही होता है और whom जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर हु सब्जेक्ट है तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन बॉय भी सब्जेक्ट ही होगा। फिक्रे को तोड़ के पढ़ लो आप। द बॉय वर्क्स हार्ड, द बॉय वर्क्स हार्ड। अगर इसको रिलेटिव क्लॉज को निकाल दें हम बीच में से, तो द बॉय वर्क्स हार्ड में बॉय जो है वो सब्जेक्ट है। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2 को अगर हम देखें तो जज ने थीफ को पनिश किया है, तो थीफ ऑब्जेक्ट हुआ यहां पे। द जज पनिश्ड द थीफ है ना, तो अगर थीफ ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि whom ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के साथ आता है। तो हु जो है वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ और whom जो है वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब हम सेंटेंस नंबर 3 और 4 को अगर देखें तो इसमें जो विच है वो नॉन ह्यूमंस के साथ आ रहा है और यहां आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कार विच रन्स फास्ट, यहां पर कार सब्जेक्ट है, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट, उसके साथ भी विच आ रहा है। दिस इज द हाउस विच आई बिल्ट, यहां पर जो हाउस है वो ऑब्जेक्ट है, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, मैंने घर बनाया था। तो दोनों सूरतों में नॉन ह्यूमंस के साथ विच का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं सेंटेंस बोलता हूं और आप मुझे बना के दिखाओ फिक्रे। ये वही कमरा है जिसे मैं रोजाना साफ करता हूं। ये वही कमरा है जिसे मैं रोजाना साफ करता हूं। दिस इज द रूम विच आई क्लीन एवरी डे, फहद कह रहे हैं दिस इज द रूम विच आई क्लीन एवरी डे। दिस इज द रूम विच आई क्लीन डेली। हारिस, उबैदा, अहमद, इरम, न्याज, सिद्रा, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। निमरा, आपने भी ठीक लिखा है। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 5 और 6 को अगर हम देखें तो यहां पर पोजेशन है। पोजेशन है या बिलोंगिंग है, मलकियत है या ताल्लुक है। अब सेंटेंस जो है वो देखिए कि दिस इज द पोएट हुज पोएम्स आर फेमस। ये वही शायर है जिसकी नज़में मशहूर हैं। दिस इज द शर्ट, और ये वही शर्ट है जिसका कलर वाइट है। तो हुज जो है वो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस दोनों के साथ आता है विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। तो हुज हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के लिए, जब हमने पोजेशन शो करनी हो या हमने बिलोंगिंग शो करनी हो।
अब एक मैं सेंटेंस बोलता हूं, उसकी आप इंग्लिश बना के दिखाओ। ये वही घड़ी है जो मुझे मेरे वालिद ने तोहफे में दी थी। ये वही घड़ी है जो मुझे मेरे वालिद ने तोहफे में दी थी। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। ये तो विच से बनेगा, सॉरी। ये विच से बनेगा भाई। दिस इज द वॉच विच माई फादर गिफ्टेड मी। अच्छा, दिस इज द वॉच विच माई फादर गिफ्टेड मी। अहमद अकबर, आपने भी सही बनाया है। हाँ शमशाद, ये विच से बन रहा है, मैं हुज से बनाना चाहता था। ये वही घड़ी है जिसकी चेन सुनहरी है। ये वही घड़ी है जिसकी चेन सुनहरी है। दिस इज द वॉच हुज चेन इज गोल्डन। सादिया ने ठीक बनाया है, सादिया सज्जाद ने, फैसल ने, उबैदा ने, हसनैन अब्बास, शमशाद, इरम, रिफत, बिल्कुल सही बना रहे हो आप लोग। ठीक हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में एक लास्ट नोट जहन के अंदर रखिए। नोट, relative pronoun and its antecedent should be at the closest position in a sentence। रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट की सेंटेंस में क्लोजेस्ट पोजीशन होनी चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट की सेंटेंस में क्लोजेस्ट पोजीशन होनी चाहिए। अहमद अकबर, ये मैंने पहले ही पूछा था कि क्या ये जो वर्ड्स हैं ये सवाल पूछ रहे हैं? तो अगर तो ये सवाल पूछ रहे हैं तो फिर विच ह्यूमंस के साथ भी आता है। जैसे कि मैंने बोला था कि विच पॉलिटिशियन डू यू लाइक। अगर ये सवाल नहीं पूछ रहे और अपने से पहले वाले नाउन के साथ एक रिलेशनशिप बांध रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। और उसूल यही होगा उसका कि हु और हुम दोनों ह्यूमंस के साथ, विच नॉन ह्यूमंस के साथ, और हुज पोजेशन के लिए।
दैट का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे, वो जब मैं प्रोनाउन आपको पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा। अच्छा, अब एंटीसीडेंट्स की बात थोड़ा सा हम और कर लें। ये रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट हो सकते हैं किसी और प्रोनाउन के भी। एक फिक्रा मैं बोलता हूं, जरा वो मुझे बना के दिखाओ। ये तुम ही हो जिसने मुझे धोखा दिया। ये तुम ही हो। हाँ जी, इट इज यू हु चीटेड मी या हु डिसीव्ड मी। फहद, आपने भी ठीक लिखा है। उबैदा ने भी ठीक लिखा है। अब ये देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये सेंटेंस लिखते हैं, इट इज यू हु डिसीव्ड मी। तो यहां पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और यू इसका एंटेसिडेंट हो गया। तो एंटीसीडेंट जो हैं वो नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। ये एक आखिरी गुजारिश आपसे करनी थी। हाँ जी, फैसल मसूद उबैदा, सही लिखा हुआ है आपने। अब आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट क्लोजेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। ये जितना दूर दूर होगा उतना ही सेंटेंस का मीनिंग खराब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, he arranged a teacher for his sister who had big mustaches. माजिद अंकल ने दिया, इसे चेक करना। अच्छा, इधर रख दो बेटे। इसमें कहो कि पानी दे जाए जरा, उन्हें ऊपर से कहो कि पानी तो दे दें। और मिसाल देख लीजिए, शी threw the newspaper in the dustbin which was published last week. अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये दो सेंटेंसेस करेक्ट हैं? पहले सेंटेंस के बारे में बताओ। रिफत कह रही हैं करेक्ट है। पहला सेंटेंस करेक्ट है, और बच्चे बताओ। अहमद अकबर भी कह रहे हैं करेक्ट है।
फरहान खलील कह रहे हैं करेक्ट नहीं है। आरिफ जमान कह रहे हैं नो। उबैदा भी कह रही हैं नो। आतिफ करेक्ट है ही नहीं ये। उसकी वजह मुझे बताओ कि ये जो हु है यहां पर, ये तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इसका जो एंटीसीडेंट है वो सिस्टर है या वो टीचर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हु है ये अपने रिलेटिव प्रोनाउन से दूर है। रिलेटिव प्रोनाउन समेत जो बाद वाला क्लॉज है वो कहलाता है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन समेत जो बाद वाला क्लॉज होता है वो कहलाता है रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। ये भी सेंटेंस यहां पर लिख लो, ये भी पॉइंट लिख लो यहां पे। द क्लॉज connected with relative pronoun is called relative clause or adjective clause। अब आप यूं करो कि फॉर हिज सिस्टर का जो फ्रेज है उसे उठा के तो स्टार्ट में ले जाओ, इन्वर्जन कर दो उसकी। जब आप उसकी इन्वर्जन करोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन और उसका जो एंटीसीडेंट है वो साथ साथ आ जाएगा। आप करो कि फॉर हिज सिस्टर कॉमा he arranged a teacher who had big mustaches। अब यह सेंटेंस ठीक है। क्यों ठीक है? कि हु का रिलेटिव प्रोनाउन टीचर था और ये अब क्लोजेस्ट पोजीशन पे हैं। कुछ बच्चे यूं करते हैं कि सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं कि he arranged a teacher who had big mustaches for his sister। उसकी सेंस गलत है उस फिक्रे की। यानी कि हु उसने अरेंज किया एक टीचर हु हैड बिग मॉस्टेशेस, जिसकी बड़ी मूंछें थी, फॉर हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर के लिए। अच्छा, अब मुझे आगे बताओ आप कि विच यहां पर है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसका जो एंटीसीडेंट है वो डस्टबिन है या न्यूज़पेपर है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सेंटेंस नंबर 3 का मतलब क्या बन रहा है? सेंटेंस नंबर 3 जैसा लिखा हुआ है ना, उसका मतलब बन रहा है कि शी थ्रू द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर को फेंक दिया
इन द डस्टबिन, डस्टबिन में, और डस्टबिन जो था वो पब्लिश हुआ था लास्ट वीक। यानी अगर हु का एंटीसीडेंट डस्टबिन सॉरी विच का एंटीसीडेंट डस्टबिन बनाते हो तो डस्टबिन पब्लिश होगा। इसी तरह सेंटेंस नंबर 1 का जो मीनिंग बन रहा है वो बन रहा है कि ही अरेंज्ड अ टीचर, उसने एक टीचर अरेंज किया फॉर हिज सिस्टर, अपनी बहन के लिए, हु हैड बिग मॉस्टैशेस, और उसकी सिस्टर की बड़ी बड़ी मूंछें थी। तो लिहाजा रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट जो है वो क्लोजेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। अब भले आप विच वॉज पब्लिश्ड लास्ट वीक, ये जो पूरे का पूरा रिलेटिव क्लॉज है, इस पूरे रिलेटिव क्लॉज को उठाओ और एंटीसीडेंट के साथ जोड़ दो, फिर ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। और ये जो मैं फिक्रे आपको करवा रहा हूं, ये फिक्रे एग्जाम में आते हैं। CSS PMS के प्रीवियस पेपर्स देखोगे ना, तो ऐसे फिक्रे आएंगे जिसमें सिर्फ अरेंजमेंट बदलनी होती है। ये मैं अरेंजमेंट बदल रहा हूं, कुछ मैंने सेंटेंस नंबर 2 में एडिशन डिलीशन नहीं की, हाँ कॉमा की एडिशन की है बस। सेंटेंस नंबर 4 में तो मैंने कुछ एडिशन डिलीशन नहीं की, सिर्फ मैंने रिलेटिव क्लॉज को प्रॉपर जगह पे लिखा है उसके एंटीसीडेंट के साथ। तो शी थ्रू द न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड लास्ट वीक इन द डस्टबिन, या फिर इन द डस्टबिन को स्टार्ट में ले जाओ, ये मजीद स्ट्रॉन्ग सेंस बना देगा। इन द डस्टबिन को आप स्टार्ट में ले जाओ तो ये सेंटेंस यूं बन जाएगा, इन द डस्टबिन, कॉमा, शी का एस छोटा, थ्रू द न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड लास्ट वीक। बात समझ आई है आप लोगों को? अच्छा जी बॉयज एंड गर्ल्स, इसके बाद आज का जो लास्ट पॉइंट है वो हम करते हैं वन डायनामिक्स। और गुजारिश आप लोगों से ये है कि ये कोई बुकिश रूल्स नहीं है जो मैं आपको करवा रहा हूं। ये रूल्स मैंने बनाए कैसे हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करके और वो जो गलतियां करते हैं उनको देखते हुए उन्हीं गलतियों पर मबनी ये रूल बनाता गया मैं। अब वन डायनामिक्स कोई ग्रामेटिकल टर्म है नहीं, लेकिन आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन और एक रूल मिल जाएगा इसके थ्रू। अब पहला सेंटेंस है वन शुड रिस्पेक्ट वन्स एल्डर्स। तो पहला उसूल याद रखिएगा आप लोग के वन के साथ वन का कॉम्बिनेशन बनाना है। एग्जामिनर इसमें मिस्टेक्स क्या देगा, वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, ये गलत है। या एग्जामिनर आपको गलती क्या देगा, वन शुड रिस्पेक्ट वन्स एल्डर्स, अपॉस्ट्रॉफी के बगैर लिखेगा वो। तो ये 2 मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को भी जहन में रखना कि वन अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है वो वन का बनाना है, यानी वन को वंस के साथ अग्री करना है।
वन शुड रिस्पेक्ट हिज या हर एल्डर्स गलत है। हाँ, एवरी वन शुड रिस्पेक्ट हिज या हर एल्डर्स आ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट अकेला वन है तो फिर उसके साथ आपने वंस ही लगाना है, अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ। तो वन और वंस का जो कॉम्बिनेशन है, इसको याद रखिए। या एग्जामिनर क्या करेगा, सेंटेंस नंबर 2 देखें, यह भी गलत है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। ये किस लिए गलत है कि यहां वंस के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी नहीं है। पोजेशन देने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ये जो 2 में, सेंटेंस नंबर 2 में ये जो वंस लिखा हुआ है, ये वन की जमा है, लेकिन हमने पोजेशन देनी है। दूसरा सेंटेंस, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। अब यह भी आपने याद रखना है, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, यह हमने पहले भी किया हुआ है। यानी अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो बाद में जो वर्ब है वो सिंगुलर आना चाहिए। यानी यहां पर एग्जामिनर आपको गलती क्या देगा, 2 किस्म की गलतियां यहां पर वो दे सकता है। वो कहेगा वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट, यह गलत है। या वो कहेगा वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, यह भी गलत है। उसकी वजह यह है कि यहां पर बॉय जो है वो सिंगुलर क्यों है। बॉय को प्लूरल करोगे तो उसमें से वन, बॉयज को प्लूरल करोगे तो उसमें से वन चुनोगे ना। अच्छा, सेंटेंस नंबर 2 में बॉयज तो ठीक है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो फिर उसके साथ आर का इस्तेमाल क्यों हुआ है। असल में जो मेन क्लॉज है आपका वो है वन इज एब्सेंट, ये मेन क्लॉज है आपका। यहां तक बात समझ आई है? हेलो, वालेकुम सलाम। ठीक है पाजी, डन डन। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब उससे अगली बात जो है, अच्छा जी, अब अगली बात जो है जो हमने करनी है वो इन 2 सेंटेंसेस की है। जरा इन 2 सेंटेंसेस को देखिए और मुझे बताइए कि ये ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 और 4। अच्छा, सेंटेंस नंबर 3 रॉन्ग है, रिफत कह रही है। गाजी शहीर कह रहे हैं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये दोनों ही करेक्ट है। दोनों करेक्ट किस तरह? सेंटेंस नंबर 3 में हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यस और नो।
गाजी कह रहे हैं यस, शमशाद कह रही हैं यस, उबैदा, अयाज, फैसल, फरहान, अहमद कह रहे हैं यस। अगला सवाल, हु का जो एंटीसीडेंट है क्या वो बॉयज है? यूनुस कह रहे हैं यस। अगर हु का एंटीसीडेंट बॉयज है अगर हु का एंटीसीडेंट बॉयज है तो एंटीसीडेंट प्लूरल है, लिहाजा यहां पर आर भी प्लूरल होना चाहिए। इसका उर्दू में तर्जुमा देखिए, अगर आप लोग कह रहे हो कि अगर हु का एंटीसीडेंट अली है तो फिर ये अपने एंटीसीडेंट से इतना दूर क्यों है? ऊपर हमने यही बात पढ़ी थी ना, ये देखें कि relative pronoun and its antecedent should be at the closest position in a sentence. अब जरा इसका उर्दू में तर्जुमा देखो। जो लड़के गैर हाजिर हैं अली उनमें से एक है। यानी कि द बॉयज हु आर एब्सेंट अली इज वन ऑफ द बॉयज हु आर एब्सेंट। अली इज वन, अली वो एक लड़का है ऑफ द बॉयज हु आर एब्सेंट, जो लड़के गैर हाजिर हैं। अब सेंटेंस नंबर, इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। अब सेंटेंस नंबर 4 में जरा मुझे बताओ, क्या हु रिलेटिव प्रोनाउन है? नहीं अस्मा, वन ऑफ द बॉयज ही होगा बेटे। अच्छा, अच्छा, अहमद अकबर कह रहे हैं कि हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अच्छा, इस रिलेटिव प्रोनाउन, हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो क्या है? हाँ, उबैदा ने कहा बॉयज। अच्छा, अब अगला सवाल यह है कि यहां तो हु का एंटीसीडेंट बॉयज था, तो बॉयज क्योंकि प्लूरल था लिहाजा हमने आर लगा दिया। अगर यहां भी हु का एंटीसीडेंट बॉयज है तो फिर यहां पे भी तो आर आना चाहिए, यहां पर इज क्यों है फिर?
यूनुस मलिक के अलावा कोई और बच्चा बताए। आतिफ सही कह रहे हैं। इस ओनली की वजह से ये जो ओनली का स्ट्रेस पड़ा है वन पे, इस वजह से यहां पर इज आया है। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूं, फिर इस पे बहस करते हैं। तो अब आपने इसको मेमोराइज कैसे करना है, तर्जुमा मैं करके बता दूं, पहले 1 मिनट। लड़कों में से भी कर देते हैं, चलो, से अली वो वाहिद लड़का है जो कि गैर हाजिर है। यानी कि अली इज ओनली वन हु इज एब्सेंट अमंग द बॉयज। ऊपर वाले सेंटेंस में बात हो रही है कि जो लड़के गैर हाजिर हैं उनमें से अली भी एक है, लेकिन सेंटेंस नंबर 4 में बात हो रही है कि लड़के हाजिर हैं, सिर्फ अली वो वाहिद लड़का है जो कि गैर हाजिर है। अब आप लोग इसको मेमोराइज करने का यूं सोच लो इन चारों को, कि पहले तो वन के साथ वंस का कॉम्बिनेशन आएगा अपॉस्ट्रॉफी के साथ। दूसरा, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, यहां क्योंकि सब्जेक्ट वन है तो लिहाजा वर्ब इसका सिंगुलर होगा, बॉयज हमें प्लूरल करना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर 3 में और सेंटेंस नंबर 2 में फर्क यह है कि सेंटेंस नंबर 2 में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज है ही नहीं, लेकिन सेंटेंस नंबर 3 में रिलेटिव क्लॉज है। अब सेंटेंस नंबर 3 को हम देखेंगे कि हु का रिलेटिव प्रोनाउन अगर बॉयज है तो उसी हिसाब से आर आ गया यहां पे। अच्छा, अगर हु का रिलेटिव प्रोनाउन बॉयज है तो उस हिसाब से आर आया है, तो सेंटेंस नंबर 4 में भी तो ऐसा होना चाहिए कि हु का रिलेटिव प्रोनाउन अगर बॉयज है तो उसी हिसाब से आगे इसकी जगह आर आना चाहिए। लेकिन सेंटेंस नंबर 3 और 4 में फर्क यह है कि सेंटेंस नंबर 3 में वन अकेला है, तना है, और सेंटेंस नंबर 4 में ओनली का स्ट्रेस पड़ रहा है वन पे, तो लिहाजा इस ओनली ने वन पे स्ट्रेस डाल के हु की हमदर्दियां खींच ली हैं, तो लिहाजा ओनली ने वन पे स्ट्रेस डाल के
हु की वफादारी बदल दी है, हु का एंटीसीडेंट बदल दिया है। अगर यहां पर ओनली ना हो तो हु का एंटीसीडेंट बॉयज है और बॉयज के हिसाब से आर है। लेकिन यहां पर वन को सपोर्ट मिली है ओनली की, तो लिहाजा हु ने अपना एंटीसीडेंट ही छोड़ दिया, वो ज्यादा फोर्स वाली पावर के पास चला गया। तो सेंटेंस नंबर 4 में जो हु है उसका एंटीसीडेंट वन बन चुका है ओनली के स्ट्रेस की वजह से। अब आपने इसे याद कैसे करना है, या मैं यूं बता देता हूं कि एग्जामिनर आपको गलती क्या देगा। एक मिनट, वो कहेगा अली इज वन ऑफ द बॉय हु आर एब्सेंट। ये फिक्रा वैसे ही गलत है, वन ऑफ द बॉय हो ही नहीं सकता, वन ऑफ द बॉयज ही होगा। बॉयज को प्लूरल करोगे तो वन चूज करोगे ना, ये सेंटेंस गलत है। और एग्जामिनर गलती क्या दे सकता है कि अली इज वन ऑफ द बॉयज हु इज एब्सेंट, ये भी गलत है। उसकी वजह यह है कि यहां हु का रिलेटिव प्रोनाउन बॉयज है, लिहाजा यहां पर आर आना चाहिए। तो ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। और ये वाला भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। अच्छा, सेंटेंस नंबर 4 में क्या घपला करेगा वो, अली इज वन ऑफ द बॉयज, अली इज ओनली वन ऑफ द बॉयज हु आर एब्सेंट। तो बच्चे कहेंगे जी हाँ, हु का रिलेटिव प्रोनाउन तो बॉयज है, तो लिहाजा यहां पर आर आना चाहिए, तो इसके अंदर कोई और गलती है। लेकिन आप यहां पर ओनली की प्रेजेंस को जहन में रखो। ओनली का जो स्ट्रेस वन पे आया है उसने हु की वफादारियां तब्दील कर दी हैं। तो हु ने एंटीसीडेंट बॉयज को छोड़ दिया और अपनी वफादारियां ओनली वन के साथ कर दी। अकेला ओनली एंटीसीडेंट नहीं हो सकता यूनुस मलिक। Ali is only one who is absent. Ali is only one who is absent. हाँ, यूनुस मलिक बिल्कुल ठीक है। Ali is only one who is absent करो among the boys। ठीक है जी, इसको मजीद आप लोग देख लेना।